नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में लिया है संकल्प, पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, नहीं तो पंचायत चुनाव नहीं होगा। बीजेपी की सरकार सभी वर्गों को सामाजिक न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ओबीसी को 27% आरक्षण देने ही नहीं चाहती। बीजेपी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम अर्ली हियरिंग के लिए निवेदन कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना पंचायत के चुनाव होना अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे प्रदेश को बाहर निकालना है। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की है और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा, सरकार झूठ बोलने में माहिर है। पंचायत चुनाव के सरकार भ्रम फैला रही है। कांग्रेस कोर्ट गई है, रोटेशन के तहत चुनाव हो इसके लिए गई थी। ओबीसी आरक्षण पर सरकार के वकील ने अपना पक्ष नहीं रखा। बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराएं। चुनाव को रोकने के लिए अध्यादेश लाएं। सरकार के पास पूरे अधिकार है। बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूं 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज़्यादा, इनके जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे, और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है। जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेट पर हैं। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई, और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा गांव में पंच सरपंच बनने का, उसका जो अधिकार था छिन गया। 7 साल वो इंतजार करता रहा, 5 साल और अब इंतजार करेगा क्योंकि कोई रोटेशन नहीं है। परिसमन से लोग दुखी कि उनका गांव वहाँ है और पंचायत इतनी दूर है। तो ये बात इनके पास 1.5 साल थे। हम कोर्ट गए रोटेशन के मामले में कि सबके साथ न्याय हो। रोटेशन में कोई आरक्षण नहीं चेंज होता, पर कोर्ट मुड़ गई दूसरी तरफ। इनके वकील, शासकीय वकील, चुनाव आयोग के वकील वहाँ उपस्थित थे, प्रोसीडिंग्स हैं, इंटरनेट पर हैं।
बहस नहीं करी। जब हमने परसों मामला उठाया, ये उलझाने के लिए, ध्यान मोड़ने के लिए, एक आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाने के लिए, बात स्पष्ट थी कि आप क्या चुनाव बिना आरक्षण के कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, परसों 48 घंटे पहले बयान दिया कि हम नहीं करवाएंगे, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। ये तो प्रोसीडिंग्स का मामला है। तो हमने पूछा आज कि क्या कर रहे हैं आप, इसमें आपने क्या पहल करी। हम कोर्ट गए हैं, ये कोर्ट जाएं, मंदिर जाएं, अस्पताल जाएं, हमें उससे क्या मतलब। जब आपने ये बयान दिया, आप करिए अपना कर्तव्य। आम आदमी पार्टी भोपाल जिला टीम ऑटो वालों की समस्याओं के लिए परिवहन अधिकारी से संपर्क कर उनके निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऑटो वालों के कागज पूरे होने के बावजूद भी आरटीओ ऑफिस के चक्कर पर चक्कर लगाने के बाद भी परमिट नहीं बन रहे हैं, जिसके चलते ऑटो वाले यहां चालान वसूला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि किचन ऑटो वालों के पास जरूरी कागज नहीं है, उन्हें 3 माह का समय दिया जाए। साथ ही ऑटो वालों के लिए ऑटो स्टैंड बनाए जाए और पुलिस द्वारा उन्हें परेशान न किया जाए। आम आदमी पार्टी ने बताया कि अधिकारी को 15 दिन का समय दिया है, नहीं तो इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये हमारे साथ इतने सारे ऑटो वाले भाई आए हैं। जब हम लोग ने उनसे जनसंपर्क किया, क्योंकि आजकल हमारा सदस्यता महाअभियान चल रहा है, उसमें ऑटो वालों ने भी सदस्यता ली और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि वो कहीं भी जाते हैं शहर में तो हर चौराहे पे, अगर वो कोलार से निकले तो नहर पे 500 रुपए का चालान, फिर वो न्यू मार्केट गए तो 500 रुपए का चालान, हबीबगंज स्टेशन गए तो 500 रुपए का चालान। मतलब एक व्यक्ति 2000 रुपए प्रति महीना चालान दे रहा है। उसके अलावा प्रति जो है क्या कहलाते वो, मतलब ये तो वो है, चालान नहीं है, ये वो कहते हैं आपकी चौक वसूली, ठीक है। मगर पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले उनको जो है परेशान करते हैं। उनके कागज पूरे होने के बाद भी चूंकि उनके पास परमिट नहीं है तो उनसे वसूलियाँ की जाती हैं, 500 रुपए मांगे जाते हैं। 500 रुपए दे दिए तो चले गए, और अगर चालान भी दिया है सरकार ने तो 6000 से लेके 40,000 तक का चालान काटा जाता है। ये गरीब ऑटो वाले जो अपने परिवार को ऑटो की व्यय से ही पढ़ाते हैं या पाल रहे हैं, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे अपने बच्चों का। वो आपने सुना होगा, कल अन्ना नगर में एक ऑटो वाले ने आत्महत्या कर लिया, और ऐसे कितने ऑटो वाले बेचारे पीड़ा से ग्रसित हैं। मगर ये शिवराज सरकार, परिवहन मंत्री मूर्ख हैं जो सुन नहीं रहे हैं अपने ऑटो वालों के दुख दर्द। तो आज हमारे जिला अध्यक्ष ऑटो यूनियन के जावेद खान जी, उनके नेतृत्व में हम लोग ने ये कार्यक्रम किया है, और ऑटो वालों की समस्याओं को लेके हम लोग ने यहाँ पे आज परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इन लोग के तत्काल सारे ऑटो वालों के जिनके कागज पूरे हैं उनको तत्काल परमिट दिया जाए। जिनके कागजों में कोरोना काल के चलते थोड़ी सी रुकावट आई है, वो रुकावट पूरी करने के लिए उनको 3 महीने का समय दिया जाए, तब तक 3 महीने तक उनके चालान ना काटे जाएं। और एक मांग और कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में या भोपाल में ऑटो स्टैंड कहीं पे भी व्यवस्थित नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ऑटो वालों के लिए एक व्यवस्थित ऑटो स्टैंड की मांग करती है, हर क्षेत्र में जहां से लोगों को, सवारियों को आसानी से ऑटो मिल सके। तो उनके लिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि शेडेड ऑटो लगवाए जाए, जिसमें लाइट की व्यवस्था हो, ताकि रात में महिलाएं आएँ अगर ऑटो के लिए तो उन्हें अंधेरे का सामना ना करना पड़े। दूसरी चीज, उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था कहीं नहीं है। हमारे ऑटो वाले भाई बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए हम शौचालय की भी मांग करते हैं। पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो उस शेड में पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाए। तो मतलब कि उनको शेडेड ऑटो स्टैंड दिया जाए, ताकि पुलिस वाले उनको डंडा मार के वहां से हटा ना सके जहां खड़ा किया जा रहा है। वो बेचारे खड़े होते हैं और उनको डंडा मार के हटा दिया जाता है या उनसे 500 रुपए वसूली कर ली जाती है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रीना सक्सेना, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी भोपाल से, और ये हैं हमारे जावेद खान जी, ऑटो जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। मोहम्मद हारून, मैं वैसे कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, लेकिन आम पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो गरीबों के हित में लड़ाई लड़े वही नेता कहलाता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये कहना है कि हर व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। ये ढंढोरे पीटना कि प्रधानमंत्री जी 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, तो क्या गेहूँ दे के किसी गरीब का पेट पूरा हो जाएगा?
किसी के गरीब के बच्चों का पेट पूरा भर जाएगा। ये ऑटो वालों के साथ जो वसूली की जा रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। इनके साथ न्याय होना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी, आम पार्टी, सब पार्टी मिलकर रोड पे आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन। राजा मालवी सर कोलार से। हमारा ये है कि हमारे ऑटो वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर एक चीज़ से परेशान है, हफ्ता से परेशान है, हफ्ता महीना देना पड़ रहा है। उसके बाद में जगह जगह चालान कट रहे हैं, जगह जगह पुलिस खड़ी हो रही, पुलिस को पैसा देना पड़ रहा है, सभी जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे ऑटो वाले बहुत ज़्यादा इस समय तड़पते हैं और परेशान हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे आए। विधानसभा में एक बार फिर देखा संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फ्लोर मैनेजमेंट नरोत्तम मिश्रा की गुगली में उलझे कांग्रेस विधायक दल। ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री के संकल्प पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों को उलझाया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। एक पलायनवादी सोच आपको आज हाउस में दिखा होगा। चर्चा से भागना, हर विषय की चर्चा से भागना, हंगामा करना, हल्ला करना। पहले भी कई बार कहा, ये सदन है, ये बाहुबल से नहीं बुद्धिबल से चलता है। आप आए फ्लोर पे अपनी बात को रखें। आज सुबह से हंगामा करना, जिस विषय पर स्थगन आ चुका हो, जिस विषय पर स्थगन पर चर्चा हो चुकी हो, जिस विषय पर अध्यक्षीय रूलिंग आ चुकी हो, उस विषय पर भी हल्ला करना समझ नहीं आया। लगातार रोज प्रश्नकाल को बाधित करना, ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये चर्चा से भागते हैं। आज आप देखिए कितने संकल्प पारित होने के बाद कितने महत्वपूर्ण विधेयक थे। हमारा जो मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति नुकसान निवारण और नुकसानी वसूली विधेयक था, चर्चा नहीं करी। हमारे जो मध्य प्रदेश के यहाँ विनियोग विधेयक बजट पर चर्चा नहीं करी, पास। ये हमारे जो भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021, उस पर चर्चा नहीं करी। हमारे उच्च शिक्षा विभाग का विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, चर्चा नहीं कर रहा विपक्ष। प्रश्नकाल पे चर्चा नहीं, शून्यकाल पे चर्चा नहीं, ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं, विधेयकों पर चर्चा नहीं। आखिर ये कैसा विपक्ष है? इतना अकर्मण्य विपक्ष मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा नाकारा विपक्ष जो जनहित के मुद्दों को उठाता ही नहीं है। हल्ला मैंने खुद गए न्यायालय में, खुद ने प्रदेश की 50% आबादी को आरक्षण वाले विषय पर उन्होंने अन्याय कर दिया पिछड़े वर्ग के साथ, और खुद ही हल्ला मचा रहे। अरे हल्ला क्यों मचाते हो? स्थगन दिया, फिर चर्चा करते। माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प लाए, ये विपक्ष भी तो संकल्प ला सकता था। विपक्ष जब वहां पर इन्होंने कहा कि हम रोटेशन में गए थे, रोटेशन का है का? रोटेशन तो आरक्षण का ही था ना। और मान लो कि आप मुंह की खानी पड़ी, मान लेते हैं, तो आपने रिव्यू क्यों नहीं लगाया? आपने अपनी अपील वापस क्यों नहीं ली? अपनी जो दरखास्त लगाई थी वो वापस क्यों नहीं ली? ये सारी बातों का विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। अब जब फंस गए तो हल्ला मचा रहे हैं। मैंने वो कल शायरी सुनाई थी ना कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला और भीड़ में घुसकर खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। वो स्थिति। ओबीसी को लूटने और ठगने का काम सर्वाधिक भाजपा ने किया तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। प्रदेश की 50% से अधिक आबादी को मुख्य धारा में आने से रोकने का काम लगातार भाजपा कर रही है, तो उसका सहयोग कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह को आगे किया गया है। ओबीसी विषय पर उन्होंने कई दौर की चर्चा ओबीसी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, लेकिन एक भी सुझाव उनका ठीक से नहीं माना, केवल दिखावा किया जा रहा है। हाल ही में उनके निवास पर चर्चा के दौरान उन्होंने संगठन को बार बार ये कहते हुए असमर्थता जताई कि तीसरे पंचायत चुनाव में उन्हें न्यायालय ने किसी भी तरह का निर्देश नहीं दिया, इसीलिए सरकार असमर्थ है न्यायालय जाने में, जबकि ओबीसी संगठनों ने उन्हें तमाम रास्ते पहले भी बताए हैं और पुनः स्मरण भी करवाया है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ओबीसी के हक अधिकार को लगातार लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली 15 साल की सरकार ने लूटा, उसके बाद 1.5 साल कांग्रेस ने फिर लूटा, और अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल की सरकार ने ओबीसी को लूटने और ठगने का काम किया है। लगातार न्यायालय के नाम से गुमराह किया जा रहा है कि न्यायालय के आदेश हैं, न्यायालय ने किसी जगह पे स्टे लगा दिए, जबकि हमारे लोकतंत्र में
अधिकार विधानसभा को दिए हुए हैं। आज विधानसभा चल रही है, क्यों विधानसभा में नियम बना के पारित किया जाता है कि ओबीसी के अधिकार छीने ना जाएं। ऐसा नियम बना दिया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है तो ओबीसी के हक अधिकार प्रभावित ना हो, जैसे हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथियों का होता है। लेकिन सरकार वही खाई बनाना चाहती है ताकि समाज आपस में लड़ते रहें, वर्ग आपस में लड़ते रहें और सरकार की तानाशाही चलती रहे, उसको किसी के हक अधिकार देने ना पड़े। बेवजह भूपेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह जी, जो खुद पिछड़ा वर्ग से तो आते हैं लेकिन अभी तक अपने आप को पिछड़ा वर्ग के नहीं मानते थे, लेकिन वोट की राजनीति और समाज को गुमराह करने की राजनीति में अब ये ओबीसी को आगे लेकर के आ रहे हैं और गुमराह करने का लगातार काम कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में इनकी नीयत और नीति साफ होती तो विधानसभा चल रही है या नियम पारित करें और कल से ओबीसी को अपना हक अधिकार मिल जाएगा, जैसे ईडब्ल्यूएस के हमारे साथियों को देने का काम किया है, जिसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था। लेकिन ये ओबीसी को हक अधिकार देना नहीं चाहते, गुमराह करना चाहते हैं। अभी इन्होंने नया पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो अवधि है 2 वर्ष की बना के रखी हुई है। 2 वर्ष में जब वो अपने आंकड़े घोषित करेंगे, पहली बात तो उनका कोई काम ऐसा दिख नहीं रहा कि वो काम कर रहे हैं, सुस्त तरीके से सो रहे हैं। और 2 वर्ष बाद जब वो अपने आंकड़े घोषित करेंगे, सरकार जा चुकी होगी, फिर ये गुमराह करेंगे कि हम नई सरकार आएगी, नई व्यवस्था करेगी। ऐसी कौन से आंकड़ों की कमी है कि मध्य प्रदेश सरकार को आंकड़े जुटाने में दिक्कत हो रही है? कितनी सीटें खाली हैं, पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं, मशीनरी पूरी सरकार के पास है। 6 महीने में आंकड़े घोषित करें, उनके लिए कार्य योजना बनाए। लेकिन सरकार ओबीसी के लोगों को गुमराह करना चाहती है। जिस तरीके से जब रोजगार की बात चलती है तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वरोजगार योजना की बातें बड़ी जोर शोर से करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो चलती है उसमें आप जाके देखें किस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है कि अभी ये योजना बंद है। तो एक तरफ ये रोजगार के नाम पे स्वरोजगार की बात करते हैं और पिछड़ा वर्ग को ठग रहे हैं। उसमें जो बजट रखा गया है वो मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का रखा हुआ है, जबकि दोनों चीजें अलग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का बजट अलग होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का बजट अलग होना चाहिए। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग की किसी भी योजना को ठीक तरीके से चला नहीं रहे हैं। ना पिछड़ा वर्ग विभाग जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, ना शिक्षा पे कोई काम हो रहा है, ना उनको मुख्य धारा में लाने का काम हो रहा है। उनको हमेशा पिछड़ा रखने के लिए काम हो रहा है और एक आपस में लड़वाई जा रही है सामान्य वर्ग की पिछड़ा वर्ग से, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की अनुसूचित जाति जनजाति से। जबकि अगर सही तरीके से आंकड़े किए जाएं, जातीय जनगणना की जाए और न्यायालय में भी अगर कोई बात जाती है और आंकड़े सही तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ठीक तरीके से आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रही है, इसीलिए हक अधिकार सभी वर्ग के छीने जा रहे हैं और व्यवस्था पूरी तरीके से भंग है। आउटसोर्सिंग और निजीकरण के नाम से भी अधिकार छीने जा रहे हैं। एक बार फिर भोपाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी का गवाह बनेगा क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। यहां भारत और बांग्लादेश की ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के बीच T20 और वनडे क्रिकेट सीरीज कराएंगे। इसके साथ ही भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम इस साल अपने सीजन की शुरुआत भी भोपाल से करेगी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का आयोजन 24 से 29 दिसंबर तक किया जाएगा। इंडिया तो वर्ल्ड चैंपियन है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी टीम अच्छा करेगी और बिल्कुल जीतेगी। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, मैं अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश में क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन का। अभी आगामी 24 दिसंबर से फेथ ग्राउंड में भोपाल में बांग्लादेश और भारत का बायलैटरल सीरीज शुरू होने वाली है, जो 6 मैच होंगे, जिसके 24 तारीख से 29 तारीख तक यह सीरीज चलेगी। किस तरह के मैच में कितने ओवर के मैच रखे जाएंगे? इसमें 3 मैच T20 होंगे और 3 मैच ODI होंगे। और इसमें बहुत खूबसूरती इस बात की है कि इस बार एक मैच हम लोग डे नाइट मैच भी करने जा रहे हैं, जो दुनिया में ब्लाइंड क्रिकेट में पहली बार होगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी बताते हुए कि भोपाल इसका साक्षी बनने जा रहा है। 2 टीम रहेंगी, बायलैटरल सीरीज है ये। इसमें बांग्लादेश की टीम आ रही है और हमारी भारत की टीम है, ये दोनों टीमें मैच खेलने वाली है। हमारी टीम का चयन हुआ है, जिसमें कर्नाटक से हमारे बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी, हमारे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। सुनील रमेश कुमार, वो भारत की टीम का नेतृत्व करेंगे, वो कप्तान के रूप में। ऐसे ही दीपक मलिक हैं, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, वो इसमें उप कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगे। और हमारे प्रदेश से भी हमारे खिलाड़ी हैं, सोनू गोलकर साहब, वो भी इस टीम में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहेंगे इसमें, सोनू गोलकर साहब। हमारे खिलाड़ी और भी हैं, ओम प्रकाश, 2 लोग हैं ऐसे हमारे जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं।
वो एक हमारे जो कैबी के नॉर्म्स है उसके अनुसार हम लोग इसकी सारा इनाम और सारा रखा हुआ है इसमें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, भोपाल बीजेपी की सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने सदन में जो संकल्प पारित किया है उसके लिए मैं सदन को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए याचिका लगाई है। बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव एक साथ करने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा के चलते पंचायत चुनाव उलझा। अगर कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के लिए संवेदनशील है तो कांग्रेस ने सुनवाई के दौरान अपनी याचिका क्यों नहीं वापस ली? कोर्ट में जल्दी हियरिंग को उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्ध है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर और जो पंचायत चुनाव के अंदर ग्रामीण निकाय के चुनाव में जो परिस्थितियां बनी हैं उन पर सरकार ने जो संकल्प पारित किया है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हों और एक सर्वसम्मत संकल्प जो पारित किया है उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को और संपूर्ण सदन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि सबने मिलकर के जो एक परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए एक सर्वसम्मत संकल्प विधानसभा के अंदर पारित किया है। हमारी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के अंदर पुनर्विचार याचिका जो आदेश हुआ है उस पर प्रस्तुत की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम जो ग्रामीण निकाय के चुनाव है उन चुनावों में एक साथ ही चुनाव हो ऐसा प्रयास सरकार गंभीरता के साथ कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के हमारे उन मित्रों ने जो उनके एडवोकेट लीगली काम करने वाले कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से इन सारी चीजों को रखा उसका परिणाम है कि जिस प्रकार से जो परिस्थिति कोर्ट के अंदर पैदा हुई और आज मध्य प्रदेश का ग्रामीण निकाय का चुनाव ये कई प्रकार की इन चीजों में उलझा। मैं इस मुद्दे पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उन महोदय लोगों ने कई प्रकार के वीडियो जारी किए, कई प्रकार के क्लैरिफिकेशंस दिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने आर्गुमेंट नहीं किया था और उसके बाद अगर इस प्रकार के ऑर्डर हुए थे तो आपने। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना के हालात की समीक्षा। मंत्री विश्वास सारंग ने दी है जानकारी। मध्य प्रदेश से सटे राज्यों में बड़े कोरोना के मरीज। मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश में नहीं ओमिक्रॉन के मरीज। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सीएम के निर्देश दोनों डोज लगाने वाले ही कर सकेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन। मंत्री सारंग इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में आने वाले सभी छात्रों को भी दोनों डोज लगवाना जरूरी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चलाया जाएगा रोको टोको अभियान। जिम और भीड़ जमा होने वाले स्थानों पर भी सभी दोनों डोज लगवाना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने आज ही कोरोना की पूरे जो हालात हैं उसकी समीक्षा की है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य से सटे हुए कुछ राज्यों में तेज़ी से केसेस बढ़े हैं। दुनिया में भी हमें ये उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक सुखद खबर है कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। वैक्सीनेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है। देश में हम लगभग अव्वल स्थान पर है। हमारा फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज बहुत तेज़ी से लग रहा है। कुछ मामलों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं क्योंकि अब आगे आने वाले समय में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होगा, तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन
में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी पार्टिसिपेट करें, जो भी उसमें सम्मिलित हों, उनके दोनों डोज वैक्सीन के जरूर लगे हों। इसी तरह जो जिम में लोग जाते हैं वो जाएं, परंतु ये सुनिश्चित जिम के जो ओनर हैं वो सुनिश्चित करें कि जो भी जिम में आ रहे हैं उनके दोनों डोज जरूर लगे हों। टेक्निकल एजुकेशन विभाग और हायर एजुकेशन विभाग को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि कॉलेजेस की क्लास में जो स्टूडेंट आते हैं उनमें ये सुनिश्चित किया जाए कि वो भी दोनों डोज जरूर लगवाएं। कोचिंग के संचालकों को भी यही निर्देश दिया जा रहा है कि उनकी कोचिंग में आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो यदि एलिजिबल हैं तो उनमें दोनों डोज जरूर लगना चाहिए। ये सुनिश्चित किया है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अब हम बहुत तेजी से रोको टोको अभियान शुरू करेंगे, खासकर मास्क को लेकर, और सभी जिलों में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि सभी लोग मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। अभी किसी भी तरह के और रोक टोक की स्थिति नहीं है, किसी भी तरह की और पाबंदियों पर निर्णय नहीं लिया गया, पर यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे स्थान जहां पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे न्यू ईयर पार्टी है, जिम है, ऐसी जगह पर सभी लोग दोनों डोज लगवाएं, इसको सुनिश्चित जरूर किया जाए। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।